हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या चीज़ पढ़ेंगे भैया? संक्रियण ऊर्जा, ठीक है, और देहली ऊर्जा, थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड एक्टिवेशनल एनर्जी। बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है बच्चों। डेरिवेशन भी है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनता है और थ्योरी गजब का है, ठीक है। अर्हीनियस का सिद्धांत पढ़ेंगे, तो प्लीज़, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले पढ़ते हैं बच्चों ताप गुणांक। ताप गुणांक, टेम्परेचर फैक्टर, क्या चीज़ है ताप गुणांक? सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। जनरली क्या होता है, जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर होती है, रेट होती है, वह टेम्परेचर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है। जैसे ही किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर, ताप को बढ़ाया जाता है, तो उसके दर में क्या होने लगती है? वृद्धि होने लगती है। और एक मान्यता के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के ताप को 10 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने पर उसकी जो दर है, स्पीड है, वह दुगनी हो जाती है। और इसी का संबंध ताप गुणांक से लिया गया है। तो ताप गुणांक जो होता है बच्चों, ताप गुणांक जो होता है, ताप गुणांक वह होता है, मैं पहले आप लिख देता हूं, इधर देखिएगा, क्या लिख देते हैं? T डिग्री सेल्सियस पर दर स्थिरांक एंड 10 + T डिग्री सेल्सियस पर दर स्थिरांक। आप बोलोगे सर आपने क्या लिख दिया? मैं बताता हूं बच्चों, देखो, दर स्थिरांक ताप गुणांक क्या है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की ताप को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसका जो दर है वह दुगनी हो जाती है, ठीक है। दर क्या होती है? दुगनी हो जाती है। और किसी भी ताप पर दर स्थिरांक एवं 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर दर स्थिरांक के अनुपात को ही हम लोग क्या होते हैं? ताप गुणांक कहते हैं। इसको आप ऐसा भी शो कर सकते हो, कैसे? इधर देखिएगा मेरी ओर, K T + 10 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई K T डिग्री सेल्सियस, ठीक है बच्चों। तो ये होता है ताप गुणांक। ओके, याद रखिएगा, एक छोटा सा टॉपिक है ये, बहुत बड़ा नहीं, बस खत्म हो गया। अब इसके बाद जो आता है बच्चों, वो होता है हमारा दर पर ताप के प्रभाव को सबसे बेहतरीन तरीके से जिसने समझाया वो है अर्हीनियस। और अर्हीनियस ने समझाया बच्चों किस तरीके से? अर्हीनियस ने संघट के सिद्धांत से एवं दर पर ताप के प्रभाव को समझाया। इसके मुख्य जो चीज लिए वो दो चीज लिए। क्या क्या लिए हैं ये देखिए ध्यान से। क्या चीज? आपका पहला होता है बच्चों हमारा आवृत्ति, टक्करों की आवृत्ति, ठीक है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं पता है? संघट की आवृत्ति। टक्करों की आवृत्ति नहीं लिख करके क्या लिख दीजिएगा? संघट की आवृत्ति, ठीक है। तो क्या होता है संघट की आवृत्ति? इधर सुनिए, कोई उत्पाद कैसे प्राप्त होता है, यह दर कैसे बढ़ता है? आवृत्ति क्या है? फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति किसे कहते हैं? एक सेकंड में कोई घटना, ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, किसी भी चीज के लिए आवृत्ति का परिभाषा यही है, एक सेकंड में कोई घटना जितनी बार संपन्न होती है, ठीक है, उसको उसकी क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और आवर्तकाल, कोई घटना, ठीक है, अगर 1 सेकंड में होती है तब वो क्या कहलाता है? कोई घटना 1 सेकंड में होती है तो आवर्तकाल, और 1 सेकंड में जितना बार वो घटना होता है वो आवृत्ति कहलाती है। तो क्या होता है संघट की आवृत्ति? यदि हम किसी आयतन में, इकाई आयतन में कुछ अणु है स्टूडेंट, कुछ अणु है, तो 1 सेकंड में ये अणु एक दूसरे से कितने बार टकराते हैं? कितना में? 1 सेकंड में। 1 सेकंड में ये अणु कितना बार एक दूसरे से टकराते हैं, वही क्या कहलाती है? संघट की आवृत्ति। आप ऐसा डेफिनेशन लिखेंगे, इकाई आयतन में 1 सेकंड में अणुओं के टक्करों की संख्या को उसकी संघट की आवृत्ति कहते हैं। और जितना ज्यादा ये संघट होगा, आवृत्ति होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा हमारा अभिकारक किस में बदल जाएगा? उत्पाद में बदलेगा। लेकिन ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है सुनिएगा, लेकिन कई टक्कर
होने के बावजूद भी ये जरूरी नहीं है कि 1 सेकंड में मान लो 100 टक्कर हो रहे हैं तो 100 के 100 उत्पाद में बदल जाएंगे, नहीं। दूसरा इसीलिए आ जाता है, दूसरा बच्चों, दूसरा जो आता है हमारा वो कुछ ऐसा है कि प्रभावी टक्कर। क्या आ जाता है? प्रभावी टक्कर। प्रभावी टक्कर, तो प्रभावी टक्कर किसे कहते हैं? प्रत्येक टक्कर जो है वह उत्पाद में कन्वर्ट नहीं होता। तो ऐसे टक्कर, अभिकारकों के ऐसे टक्कर जो उत्पाद में बदलते हैं, दैट इज नोन एज इफेक्टिव आपका टक्कर जो है, ठीक है, प्रभावी टक्कर। तो क्या होता है बच्चों, इधर देखो, इसके लिए दो चीज बता रहा हूं मैं आपको, 2 चीज बताता हूं इसके अंडर में ना, 1 2, इसमें ए और बी बता देता हूं। चलो क्या है, इधर देखिएगा। सपोज ये मेरे क्या चीज है, अभिकारक के अणु है एक, और ये एक और अभिकारक के अणु है, ठीक है बच्चों। और ये दोनों क्या हो रहे हैं, टकरा रहे हैं। तो टकराने पर ये दोनों जब टकराते हैं आपस में तो कभी भी हमको कोई भी उत्पाद प्राप्त नहीं होता, ठीक है। जबकि यही अणु इस प्रकार जब टकराते हैं, इधर देखिएगा सब लोग, है ना, यही अणु जब इस प्रकार टकराता है, इधर देखिए कैसे टकराएगा, ये ए और कुछ इस प्रकार बी, तो हमें जो है क्या मिल जाता है बच्चों, उत्पाद प्राप्त होता है। तो यही क्या कहलाता है, हमारा प्रभावी टक्कर कहलाता है। समझ में आ गया? तो टक्कर तो होना चाहिए, ए और बी टकरा रहा है जरूर, लेकिन ये प्रभावी नहीं है, इफेक्टिव नहीं है, इसमें कोई उत्पाद नहीं बदल रही है, लेकिन ये वाला जो टक्कर है वो प्रभावी है। अब देखिए, ये तो फर्स्ट टर्म से हो गया प्रभावी टक्कर। दूसरा क्या है इसी में, और कि कुछ प्रभावी टक्कर भी उत्पाद में नहीं बदलते। टक्कर तो हो जाता है प्रभावी, लेकिन उत्पाद में नहीं बदलता। कब तक नहीं बदलता? जब तक इनमें एक संकुल का निर्माण ना हो जाए, जिसकी ए हो गया और ये हो गया बच्चों बी, ठीक है, ए बी। तो ये पहले संकुल निर्माण करता है, क्या बनाता है, संकुल बनाता है, ए बी, इसको हम लोग बोल देते हैं संकुल। क्या बोल देते हैं? संकुल, ठीक है। और ये संकुल आगे जाकर के क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है, प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये 2 क्राइटेरिया हो गए, सबको याद रहेगा, अच्छे से याद रहेगा। संघट की आवृत्ति, प्रभावी टक्कर, ये और ये कंसेप्ट। अब देखिए इसी में आगे की प्रक्रिया क्या है, सुनते जाइएगा ध्यान से। हमने 2 चीज देख लिया, 2 चीज हमने देख ली बच्चों। पहले क्या लिखा था, संघटक की आवृत्ति, संघट की आवृत्ति, ठीक है। दूसरा हमने देख लिया प्रभावी टक्कर, और वो जो 2 चीज था वो प्रभावी टक्कर के अंदर था, ठीक है, संकुल निर्माण, ठीक है ना। अब अभिकारक प्रभावी टक्कर होने के बाद भी, संकुल निर्माण के बाद भी उत्पाद में नहीं बदलता। अब ये क्या प्रॉब्लम आ गया सर? तो मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, उनको एक निश्चित एनर्जी की आवश्यकता होती है, और यहीं से कंसेप्ट आता है एनर्जी बैरियर का। किस चीज का? एनर्जी बैरियर का, एनर्जी बैरियर, ठीक है। तो व्हाट इज एनर्जी बैरियर? सुनिएगा ध्यान से। किसी अभिकारकों को उत्पाद में बदलने के लिए एक निश्चित ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वह निश्चित ऊर्जा अवरोध कहलाता है। आपको लिखना है ऐसा, ऊर्जा अवरोध कहलाता है, ऊर्जा अवरोध, एनर्जी बैरियर कहलाता है। अतः प्रभावी टक्कर होने के पश्चात भी यदि वे ऊर्जा अवरोध को पार नहीं कर सकते तो वह उत्पाद में नहीं बदलते। अब कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बात ये आता है कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देख लो बच्चों, इधर देख लो, मान लो एक लेवल है ये, ठीक है। तो अणुओं के पास कम से कम हमारा इतना ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इतनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर इसकी ऊर्जा, ये मान लो एनर्जी लेवल है, क्या चीज है, एनर्जी लेवल है, एनर्जी लेवल है, ठीक है। तो यदि इतना एनर्जी नहीं है तो वो जो है किसमें नहीं बदलेगा, प्रोडक्ट में नहीं बदलेगा, प्रोडक्ट में नहीं बदलेगा। ये प्रोडक्ट है। मान लो किसी चीज की ऊर्जा, किसी अभिकारकों की ऊर्जा सपोज करते हैं इतना नहीं हो करके इतना है, तो ये जो है
उत्पाद में नहीं बदलेगा। और इस ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो उत्पाद में बदलने के लिए अभिकारकों का प्रभावी टक्कर के पश्चात उत्पाद में बदलने के लिए एक निश्चित ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उतना ऊर्जा रखने वाला ही अभिकारक अणु उत्पाद में बदलता है। उस ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं देहली ऊर्जा। क्या बोलते हैं बच्चों? देहली ऊर्जा। देहली ऊर्जा, याद रखिएगा, ऊर्जा, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसीलिए इसको हम लोग शो करते हैं टी से, सॉरी ई टी से, छोटा सा टी, ई टी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। बात समझ में आ गई मेरी बात समझ में आ गई आपको कि नहीं आई? ओके ना? ठीक। ठीक है बच्चों, लेकिन अभी भी हमारा जो कंडीशंस है वो फुलफिल नहीं हुआ है। अभी भी हमारा जो अभिकारक है वो उत्पाद में नहीं बदलेगा। उसके लिए भी अभी भी कुछ जो है क्राइटेरिया बचे हुए हैं, और दैट इज क्या है बच्चों? ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशंस बैरियर। इसको हिंदी में बोलते हैं अभिविन्यास, अभिविन्यास रोधक। क्या होता है सुनिएगा, बहुत बढ़िया चीज है ये। प्रभावी टक्कर होने के पश्चात एवं संक्रियण, सॉरी यार, देहली ऊर्जा रखने के बाद भी अभिकारक उत्पाद में नहीं बदलता, क्योंकि उनका जो अभिविन्यास है, विन्यास मतलब जमाव, व्यवस्थित होना, वो यदि सही नहीं है तो उनका जो टक्कर है वो व्यर्थ है, उनकी जो एनर्जी है वो भी व्यर्थ है। ठीक है बच्चों, तो उनके लिए हमको क्या करना पड़ता है? एक सही विन्यास में होना आवश्यक है, और उसी विन्यास को हम लोग बोलते हैं विन्यास रोधक। मतलब उनका बैरियर है, रोक रहा है उसका विन्यास, तो सही विन्यासित रहेगा तभी जाकर के वो किस में बदलेगा? उत्पाद में बदलेगा। जस्ट लाइक एग्जांपल इधर देखिएगा सब लोग। मेथिल ब्रोमाइड पर हाइड्रोक्साइड आयन का अटैक होना, तो ये बनता है बच्चों मेथिल हाइड्रोक्साइड, और ब्रोमीन जो है बाहर निकल जाता है। ओके, वो हाइड्रोक्साइड किसके साथ है उसको मत जाइएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लगा देते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या रहा हो? पोटेशियम ब्रोमाइड बन जाएगा उधर। अरे भैया मैं ये बोल रहा हूँ, ये लो, ये लो, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? हमारा पोटेशियम ब्रोमाइड बन जाएगा। बन गया कि नहीं? लेकिन ये क्रिया आपको इजी लग रही है, बहुत सरल है, वास्तव में ऐसा नहीं होता बच्चों। इधर देखिए कैसे होगा ये, केयरफुली। सी एच एच एच, इसका अभिविन्यास देखिए, ओ एच, सॉरी क्या चीज है इसके साथ जुड़ा हुआ है? बी आर, ठीक है, प्लस ओ एच का अटैक हो रहा है। किस चीज का? ओ एच का अटैक हो रहा है। अभी इसको मिटा दूं क्या? मिटा देते हैं, तब समझ में आएगा आपको। ओ एच का अटैक हो रहा है, ठीक है। तो ये सबको पता है, कार्बन जो है एक धन विद्युती, हाइड्रोजन धन विद्युती है, और ये जो है ऋण विद्युती है, तो ये माइनस हो जाएगा, होगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और इस पर आंशिक रूप से क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। अब ये दो टाइप से संपन्न होंगे। कैसे कैसे संपन्न होंगे? इधर देखिए, मेरी बात को ध्यान से सुनना, इधर देखो, देखोगे तो समझ में आ जाएगा, सुनने की जरूरत नहीं है। कार्बन, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा बी आर माइनस, और ये हो गया प्लस, ओ एच माइनस। तो हमें कोई उत्पाद प्राप्त नहीं होता। रीजन क्या है उस चीज को समझना, कोई उत्पाद प्राप्त नहीं होता। रीजन क्या है? ये एक ऋण विद्युती है और ये भी एक ऋण विद्युती है। ये खुद इसको पकड़ के रखना चाहता है, मेरी बात को सुनना, ये खुद इसको पकड़ के रखना चाहता है, और ये जो है उधर ही से आ रहा है। ये इसको खुद पकड़ के रखना चाह रहा है, और ये क्या कर रहा है? उधर ही से आ रहा है। ये खुद इसके साथ रहना चाहता है, ये भी इसको साथ रहना चाहता है। इसको क्या चाहिए? ऋण विद्युती चाहिए, ऋणात्मक चाहिए, है ना भाई। तो ये तो इसको पकड़ के रखना चाहेगा, और ये किधर से अटैक कर रहा है? ब्रोमीन की ओर से अटैक कर रहा है। तो वो जाने कैसे देगा यार? वो जाने देगा क्या? बताओ मुझे आप, जाने देगा? इसको ये प्रिय है, इसको भी ये प्रिय है, लेकिन ये इसके सामने से कैसे जा सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल, इसलिए इसमें प्रोडक्ट कन्वर्ट नहीं होता। लेकिन देखिएगा यही क्या होता है, इधर देखो सब लोग, ओ एच माइनस, एच एच एच, सी पॉजिटिव एंड ब्रोमीन नेगेटिव। देख लो बच्चों, चीजें वही है, लेकिन सिर्फ अभिविन्यास। इधर से अटैक कर रहा है तो नॉट पॉसिबल, इधर से अटैक कर रहा है तो यस पॉसिबल।
ये क्या करेगा, इसको एक्सेप्ट करेगा। और वैसे भी ये क्या है, धन विद्युती है, समझ में आ रहा, धन विद्युती है, तो ये इधर से एक्सेप्ट करता है, इसको स्वागत करता है, ठीक है, इधर से ये आने नहीं देता है। तो और ये जाकर के कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में हमारा, कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाता है बच्चों H एंड H COH माइनस, OH माइनस तो हट जाएगा, ठीक है, वो कहाँ जाएगा, ब्रोमीन में आ जाएगा, ये लो, इसको बोलते हैं हम लोग अभिविन्यास, ठीक है, अभिविन्यास रोधक सही जमाव, ठीक है बच्चों। इसके बाद ये हो गया। अब एक और एनर्जी की बात आती है, अब हो गया पूरा फुलफिल कंसेप्ट हो गया भाई। अगर उनका विन्यास भी सही है, एनर्जी भी उसके पास देहली ऊर्जा के बराबर, और उसके पास जो है प्रभावी टक्कर है, संकुल बनाता है, तो वो फिर उत्पाद में बदल जाएगा। लेकिन इसके अतिरिक्त एक और आता है हमारा संक्रियण ऊर्जा, संक्रियण ऊर्जा, इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में एक्टिवेशन एनर्जी, और इसको शो किया जाता है बच्चों किससे, EA से, जिसकी हम थ्रेशोल्ड एनर्जी को ET से शो करते थे, देहली को, इसको EA से शो करेंगे। अब क्या होता है सुनिएगा, इधर देखो, मान लो सपोज करते हैं कि एक एनर्जी लेवल है, और ये जो लेवल दिख रहा है आपको, ये एनर्जी है, एनर्जी लेवल, ठीक है, एनर्जी, ये एनर्जी लेवल है। मान लो सपोज करते हैं हम कि ये जो ऊर्जा है, ये क्या है, देहली ऊर्जा है, ET थ्रेशोल्ड एनर्जी है। तो जिस अणु के पास, सपोज मेरे पास A अणु है, तो A अणु, मान लो A अणु के पास इतना ऊर्जा है कि ये देहली ऊर्जा रखता है अपने पास, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको मैं R1 दे देता हूँ, रिएक्टेड 1 प्रोडक्ट 1, ये किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। लेकिन मेरे पास एक और प्रोडक्ट है, रिएक्टेड है R2, और इसके पास इतना एनर्जी नहीं है। सपोज करते हैं कि ये एनर्जी जो है 10 है, और ऊर्जा का जूल होता है मात्रक, समझ गए ना, तो जूल है 10 जूल है, इसके देहली ऊर्जा कितना है, 10 जूल है, लेकिन और इसके पास कितना है, 10 जूल है, लेकिन इसके पास बच्चों मान लो 7 जूल है, कितना है, 7 जूल है, मतलब ये इतना दूर पहुंच पा रहा है। तो इसको क्या चाहिए, 3 जूल की और आवश्यकता होगी, होगी कि नहीं होगी, ठीक है, 3 जूल की और आवश्यकता होगी। तो ऐसे अणु जिनकी ऊर्जा देहली ऊर्जा से कम होती है, और उन्हें उत्पाद में बदलने के लिए और ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो वह ऊर्जा कहलाती है हमारी, क्या कहते हैं उसको, संक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी जो इस हिसाब से बच्चों देहली ऊर्जा जो होती है, ET थ्रेशोल्ड एनर्जी जो होता है, वो हो जाता है E नॉट कर देता हूं मैं, यह सामान्य ऊर्जा, क्या है, सामान्य ऊर्जा जो उसके अंदर है, पहले से है, लेकिन उसको और कितना एनर्जी चाहिए, ET चाहिए, EA चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। मतलब ये यार मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये 10 है और ये 7 है, 10 और 7 बराबर है क्या, नहीं है, ये ऊर्जा उसके अंदर पहले से है, लेकिन उसको 10 बराबर बनने के लिए, मतलब यहां तक पहुंचने के लिए उसको कितना चाहिए, 3 और चाहिए, 3 और चाहिए। तो वही 3 जो है, 3 जूल जो है, वही क्या कहलाता है, इसका एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है, संक्रियण ऊर्जा कहलाता है। अब कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं। तो आप लोग ऐसा भी लिख लीजिएगा, क्या चीज, देहली ऊर्जा बराबर सामान्य ऊर्जा प्लस संक्रियण ऊर्जा, आप लोग पूरा लिखना ना, संक्रियण ऊर्जा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। अब हम बड़ा डेरिवेशन करते हैं, संक्रियण ऊर्जा की व्यंजक ज्ञात करना, जो कि आता है मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन, ठीक है। ओके बच्चों, थोड़ा सा कॉपरेट करना, आज में हम पूरा ये चैप्टर जो है कंप्लीट करने जा रहे हैं, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम अध्याय 5 पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, वो जो भी होगा उसको छोड़ दीजिए, अभी आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या है, अब हम लोग करने जा रहे हैं मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन, जिसको बोलते हैं संक्रियण ऊर्जा या आर्हीनियस समीकरण। ये दोनों रूप में पूछता है बच्चों, आर्हीनियस समीकरण या संक्रियण ऊर्जा। तो क्या होता है भैया, देख लो, मैं इधर उधर की ज़्यादा बातें नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट कंसेप्ट में आता है, ठीक है। बस इतना याद रखना कि दर जो है ताप पर निर्भर करता है,
और इसी कंसेप्ट को अर्हिनियस ने ऐसे समझाया, कैसे समझाया कि दर जो है ताप पर निर्भर करता है। उसको एक समीकरण निकाल के बताया। अब वो समीकरण कैसे निकाला ये सुनिए। संक्रियन ऊर्जा में परिवर्तन की दर, संक्रियन ऊर्जा में ताप के साथ संक्रियन ऊर्जा में परिवर्तन की दर, एक्टिवेशन एनर्जी, ताप के साथ संक्रियन ऊर्जा में परिवर्तन की दर एक चरघातांकी फलन है। इधर छोटे छोटे लिख देता हूं मैं, ठीक है बच्चों। संक्रियन ऊर्जा में ताप के साथ संक्रियन ऊर्जा में परिवर्तन की दर एक चरघातांकी एक्सपोनेंशियल, ई मतलब क्या होता है याद रखिएगा, ई मतलब एक्सपोनेंशियल, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं चरघातांकी। तो ताप के साथ संक्रियन ऊर्जा में परिवर्तन की दर एक चरघातांकी फलन होता है जो दर स्थिरांक के अनुक्रमानुपाती होती है। इक्वेशन 1, जहां हम इस चीज को बच्चों इसको क्या बोलते हैं पता है आपको? आर क्या है? वो तो कांस्टेंट है, ठीक है। ये एक और चीज है, अब वो क्या है वो कमेंट में आप मुझे बताना। कक्षा 11वीं में आपने पढ़ रखा है, और नहीं पढ़े होंगे तो मैं बताता हूँ लास्ट में। चलिए देखते हैं आगे क्या। अब k इज इक्वल टू, इसको हटाएंगे तो ये हो जाएगा E माइनस EA/RT, हो गया A। जहां A को हम लोग क्या बोलते हैं, जहां A कहलाता है बच्चों आर्हिनियस कारक। क्या कहलाता है? आर्हिनियस नियतांक या कारक, फैक्टर। ओके, अब क्या करिएगा, सिंपल है एकदम, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, लॉग लेने पर तो दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग बेस E के दैट इज इक्वल टू लॉग बेस E AE माइनस EA डिवाइडेड बाई RT। इतना क्लियर है सबको? आगे देखिए, लॉग बेस E के दैट इज इक्वल टू, यहां पे लॉग का नियम बताइए, लॉग m इंटू n दैट इज इक्वल टू लॉग A प्लस लॉग क्या है बच्चों, E माइनस EA बाई RT। चूंकि कहां से आया ये चीज, लॉग m इंटू n दैट इज इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n। ये देख लो ना, ये क्या है, mn है, log mn, तो मैंने क्या कर दिया, log a m हो गया, log n कर दिया। क्लियर? एक लाइन और लिख दूं नीचे में, दिखेगा सबको? यस। तो ये क्या हो जाएगा अब हमारा log बेस E के दैट इज इक्वल टू हो जाएगा, ये देखिए log बेस E a प्लस, सबको पता है भाई, नहीं जानते तो मैं फिर से बता देता हूँ, नहीं जानते होंगे तो मैं फिर से बता देता हूँ, माइनस EA डिवाइडेड बाई RT। ये कैसे आ गया सर? इतना दिख रहा है ना आपको? वेरी गुड। ये कैसे आ गया सर, ये पूछोगे आप लोग, तो मैं बता देता हूँ क्या चीज़ होता है। लॉग बेस E इज इक्वल टू हो जाता है 1, नहीं तो मेरा लॉग वाला जो वीडियो है यार आपको मिल जाएगा मेरे चैनल में, बढ़िया बताया हूँ मैं, लॉग के बारे में सिंपल कंसेप्ट बता दिया हूँ, पूरा क्लियर कर दिया हूँ, तो जा करके उसको देख लीजिए। अब क्या करेंगे हम लोग, इधर देखिए, ये हो जाएगा लॉग बेस E के दैट इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग बेस E a। अब ये देखो बच्चों, ये जो था ना, इधर देखिए, ये तो 1 हो गया और ये नीचे आ गया, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा प्लस माइनस 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 EA डिवाइडेड बाई RT। ये EA अलग नहीं है, वो एक्चुअल में एक्टिवेशन एनर्जी है। क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी है। अब हम क्या कर रहे हैं, इधर देखिए, बेस E को हटाते हो और 10 आधार में 10 लगाते हो तो क्या किसका मल्टीप्लाई होता है, वो वहीं पर पता चलेगा आपको लॉग वाले वीडियो में। 2.303 लॉग बेस 10 के, जब भी E के जगह में 10 लिखते हैं आधार को तो ये मल्टीप्लाई होता है, और यहाँ क्या आ जाएगा 2.303 लॉग बेस E a, ठीक है, और माइनस EA डिवाइडेड बाई RT। इतना चीज सबको क्लियर है? अब आगे क्या कर रहा हूँ, दोनों में से मैं 2.303 को कॉमन ले रहा हूँ, दोनों में से, तो 2.303 कॉमन आएगा बच्चों यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ बच जाएगा हमारा लॉग बेस 10 के, और यहाँ से दोनों में से कॉमन आएगा, तो भाई यहाँ तो है ही नहीं सर, तो यहाँ से कॉमन कैसे लोगे आप, यहाँ तो है ही नहीं,
तो निकाल तो सकते हो, दिमाग तो लगा सकते हो, यहाँ खोपड़ी में थोड़ा बहुत मुंडी में दिमाग है कि नहीं है? चलो निकालो वहाँ से। तो 2.303 बाहर निकाल देंगे तो अंदर क्या बच जाएगा बोलो, log बेस 10 a और माइनस क्या बचेगा ये बता रहा हूँ, सुनो, EA डिवाइडेड बाई यहाँ नहीं है, फिर भी कैसे निकाल दिया मैं बताऊंगा आपको, चिंता मत करो बच्चों। यहाँ और यहाँ ऊपर और नीचे में गुणा और भाग, मैं 2.3 मतलब यहाँ पे मैं देखो 2 का गुणा करूंगा ऊपर में और 2 से भाग दूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? 2 से 2 कम 2 तो कट जाएगा ना भाई, 2 1 2 कटेगा। तो उसी प्रकार मैं यहाँ और यहाँ दोनों जगह में 2.303 लिख रहा हूँ। ऊपर से मैंने 2.303 को कॉमन निकाल लिया तो नीचे में क्या बच जाएगा, 2.303 RT। थोड़ा सा मैनेज कर लेना यार उसको, इतना समझ में आ गया। अब दोनों साइड से 2.303 कैंसल आउट हो गया तो ये बन जाएगा हमारा log बेस 10 k दैट इज इक्वल टू log बेस 10 a माइनस EA डिवाइडेड बाई 2.303 R इंटू 1/t। बस 1/t को साइड में लिख दिया थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए। इतना चीज सबको समझ में आ गया अच्छे से? बस खत्म करो। तो इधर मिटा रहे हैं, अब थोड़ा सा बस और बच गया, देखते रहिए क्या चीज बच गया। थोड़ा सा सुनो, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे ग्राफीय निरूपण करना है इसका, ग्राफीय। तो ग्राफ के फॉर्म में लाने के लिए बच्चों इधर देखिए, log बेस 10 k दैट इज इक्वल टू, इसको मैं पहले लिख देता हूं, किस चीज को, माइनस EA बाई 2.303 R इंटू 1/t और बाद में इसको लिख देता हूं प्लस log क्या चीज दे रखा है, बेस 10 a। ऐसा क्यों लिखा सर आपने, मैं बताऊंगा भी आपको। मुझे ग्राफ में बदलना है, किस में बदलना है, ग्राफीय निरूपण में, ग्राफ के फॉर्म में इसको शो करना है। और ग्राफ में दर्शाने के लिए आपके पास रेखा को हम लोग ग्राफ में दर्शा सकते हैं, कर्व को दर्शा सकते हैं, एक्सपोनेंशियल को दर्शा सकते हैं बच्चों। तो इसको उसके फॉर्म में तो होना चाहिए ना भाई, तो मैं इसको सरल रेखा में कन्वर्ट कर दिया, ग्राफीय निरूपण। तो समीकरण नंबर इसको मैं दे देता हूं, जो भी आया होगा देख लीजिएगा आप लोग, 3 दे देता हूं, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा कौन सा नंबर का है ये। तो समीकरण 3 की तुलना सरल रेखा y इज इक्वल टू mx प्लस c से करने पर कर दो भैया, कर दो। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हमारा हो गया log बेस 10 k, हुआ कि नहीं, और हमारा m बराबर हो गया बच्चों, m क्या है यहाँ, m है स्लोप, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रवणता, ढाल भी बोलते हैं उसी को, tan थीटा भी लिखते हैं उसी चीज को, ठीक है, दैट इज अ स्लोप। तो m दैट इज इक्वल टू स्लोप भी लिख दीजिए आप लोग, स्लोप, और दैट इज इक्वल टू हमको दे रखा है कितना, माइनस EA डिवाइडेड बाई 2.303 R, ठीक है। और x के प्लेस पे क्या है, 1/t है, x के प्लेस पे क्या है, 1/t। तो x के जगह में क्या है, 1/t, और c के जगह में क्या है बच्चों, जहां c क्या है, इंटरसेक्शन, अंतःखंड है, तो c के प्लेस पे हमको दे दिया है log बेस 10a दे दिया। अब मुझे ग्राफ बनाना है इसका, तो ग्राफ बनाना है तो इसको मिटाना पड़ेगा, देखिएगा अब क्या आएगा, है ना। चलो इसको भी मिटा देते हैं पूरा। चलिए देखिए कैसे ग्राफ बनाएंगे आप लोग। ये ओरिजिन x एक्सिस y एक्सिस, x एक्सिस में क्या है, 1/t है, तो ये हो जाएगा 1/t टेम्परेचर, ठीक है बच्चों, केल्विन में, किस में रहता है, केल्विन में। y एक्सिस में क्या है, log बेस 10 k है, क्या चीज है, log बेस 10 k है, ये हो गया। और m स्लोप ये है, और अंतःखंड कहाँ काट रहा है, log 10a पर, ये log बेस 10 k है, और यहाँ कहीं पे एक बिंदु है log बेस 10a यहाँ। तो स्लोप कैसे बनाओगे, स्लोप बन जाएगा हमारा कुछ ऐसा बनेगा। और ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट जो है हमारा एक्चुअल में, ये जो पॉइंट है बच्चों, चाहो तो आप इसको ऐसा कन्वर्ट कर सकते हो, ये देखो ये, तो ये वैल्यू है हमारा क्या चीज, log बेस 10a है ये, ठीक है। और ये स्लोप जो है, ढाल, स्लोप जो है हमारा वो है माइनस EA डिवाइडेड बाई 2.303 R, ये है स्लोप। पूरा कंसेप्ट क्लियर है आपको, ये चीज समझ में आ गया, ये चीज समझ में आ गया, IMP है, ध्यान रखिएगा।
समझ में आ गया? मिटा दें, चलो। अब यार यहाँ से ना पूरा नहीं मिटाता हूँ, काम का है कुछ चीज़ें। मुझे अब क्या करना पता, संक्रियण ऊर्जा की गणना करनी है। ये मैंने क्या शो कर दिया कि जो हमारा दर स्थिरांक है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। अब मुझे बताना है कि संक्रियण ऊर्जा की गणना हम कैसे करेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी की, सॉरी एक्टिवेशन एनर्जी की। तो संक्रियण ऊर्जा की गणना, इसका दो तरीका है। संक्रियण ऊर्जा की गणना, ऊर्जा की गणना तो पहला मेथड जो है बच्चों वो एकदम इजी है, यहीं से स्लोप दैट इज इक्वल टू हमको दे रखा है -EA डिवाइडेड बाई 2.303 R दिया है। तो यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकालेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी माइनस कर देंगे, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो 2.303 R स्लोप। अब माइनस को उधर भेज देंगे तो EA दैट इज इक्वल टू जाएगा -2.303 मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई स्लोप। तो यहाँ बच्चों ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है छोटा मोटा, कैसे आपको एक्टिवेशन एनर्जी ज्ञात करने के लिए बोल देता है, R का वैल्यू दे देता है और आपको दे देता है स्लोप, ढाल का मान दे देता है, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, ये फर्स्ट मेथड है। अब दूसरा मेथड क्या है इसका, ये देखते हैं, चलिए। ओके बच्चों, उसको रहने देते हैं, उसका यूज करना है मुझे, और इतना भी निकल भी जाएगा, बहुत छोटा सा बच गया। सुनिए क्या चीज़ है, द्वितीय विधि क्या है, सेकंड मेथड क्या है, इधर देखो, माना की। अच्छा, मैं बता रहा था आपको कि ये क्या चीज़ है ना भाई, -EA डिवाइडेड बाई RT। आप लिख लेना है ना यार, आपको तो यार भी पता होगा, दैट इज अ बोल्टजमैन स्थिरांक, ठीक है। और ये गैस नियतांक या रीडबर्ग स्थिरांक कांस्टेंट, ठीक है ना। चलिए, तो माना कि T1 व T2 ताप पर, ये न्यूमेरिकल के लिए मोस्ट है, माना कि T1 व T2 ताप पर दर स्थिरांक क्रमशः K1 व K2 है। चलो अब आगे देखते हैं। अतः समीकरण 3 से, यहीं पे चिपका देते हैं इसको, समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, log बेस 10 K1 दैट इज इक्वल टू -EA डिवाइडेड बाई 2.303 R 1 बाई T1। जब ताप T1 है तो उसका दर स्थिरांक क्या है, K1 है, ओके, प्लस log बेस 10 A, ये तो कांस्टेंट राशि है। इक्वेशन नंबर 4। एवं स्टूडेंट, जब ताप T2 है, तब ताप क्या है, T2 है, तब हमारा हो जाएगा log बेस 10 K2 दैट इज इक्वल टू -EA डिवाइडेड बाई 2.303 R इंटू 1/T2 प्लस log बेस 10 A, इक्वेशन नंबर 5 आ गया। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनते जाइएगा, या यहाँ से 1-2 ले लो यार, कहाँ 4-5 लेते रहोगे, 1 ले लो, इसको 2 ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ से क्या करना, सुनो, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई -1 करते हैं, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा, ये देखो आप, log बेस 10 K2 माइनस log बेस 10 K1, इतना हो गया। दैट इज इक्वल टू, राइट से राइट को घटा दिए, लेफ्ट से लेफ्ट घटाइए, -EA डिवाइडेड बाई 2.303 R इंटू 1/T2, सॉरी हाँ T2, इससे इसको घटाना है, प्लस log बेस 10 A। जगह कम है यार, मैनेज कर लीजिएगा, देखते हैं, हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा, चिंता मत करो। अब माइनस करना है, और माइनस के अंदर में क्या रहेगा, इधर का लेफ्ट साइड, तो ये हो जाएगा -EA डिवाइडेड बाई 2.303 R 1/T1 प्लस log बेस 10 A, log बेस 10 A। यहाँ तक मैनेज हो गया ना भाई। सिर्फ इसको क्या करना है, इसमें से मैं क्या किया, इस साइड से इस साइड को घटा दिया हूँ। अब मिटा देते हैं इसको सबको, कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का, सॉल्व बस करना है और कुछ नहीं करना है। देखो क्या होगा, log m माइनस log n, तो log m माइनस log n का फॉर्मूला होता है बच्चों log m बाई n। तो log m बाई n मतलब log बेस 10 K2 डिवाइडेड बाई K1 दैट इज इक्वल टू, हो जाएगा K2 डिवाइडेड बाई K1।
दैट इज इक्वल टू, इधर देखिए सब लोग, माइनस ई ए डिवाइडेड बाई 2.303 आर इंटू 1/T2 प्लस लॉग बेस 10 ए माइनस, ये देखो ये माइनस आ गया और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, ई ए डिवाइडेड बाई 2.303 आर इंटू 1/T1 और बच्चों माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस लॉग बेस 10 ए हो गया। क्या करें आप, लॉग बेस 10 ए से लॉग बेस 10 ए काट दीजिए, ये नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ T2 है या T1 है, तो ये हमारा बन जाएगा लॉग बेस 10 K2 डिवाइडेड बाई K1 दैट इज इक्वल टू, दोनों में से जो कॉमन है उनको बाहर निकाल दो। तो क्या क्या कॉमन है, ई ए कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, 2.303 कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, आर भी कॉमन है, तो अंदर क्या बच जाएगा, पहले पॉजिटिव को लिखो, पॉजिटिव क्या है बच्चों, 1/T1 है, और नेगेटिव कौन रह जाएगा, ये तो पूरा बाहर निकल गया, ये टर्म्स, ये वाला टर्म्स बाहर निकल गया, तो 1/T1 बच गया, और यहाँ से पूरे ये टर्म्स बाहर निकलेगा तो माइनस 1/T2 बच जाएगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। तो ये हमारा हो जाएगा, इधर देखिए अब क्या हो जाएगा, लॉग बेस 10 K2 डिवाइडेड बाई K1 दैट इज इक्वल टू ई ए डिवाइडेड बाई 2.303 आर, मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर कर दीजिए T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 इंटू T2 हो गया। मुझे इस चीज का वैल्यू निकालना है, 3 एक्टिवेशनल एनर्जी का, तो इसको इधर ट्रांसफर करो, ये डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, ये जो है मल्टीप्लाई और ये डिवाइड में आ जाएगा, मतलब क्या बोल रहा हूँ, इधर सुनो, ई ए इसका वैल्यू निकालना है मुझे, ई ए दैट इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्या हो जाएगा 2.303 आर। इतना कंसेप्ट क्लियर है बच्चों, इतना कंसेप्ट क्लियर है, लॉग बेस 10 K2 डिवाइडेड बाई K1, ये तो आ गया सर। अब इनका क्या है, तो ये भी कहाँ जाएगा, ये नीचे वाला जो है ऊपर आ जाएगा, मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई में, मतलब ये हो जाएगा T1 इंटू T2, और ये जो मल्टीप्लाई में है ई ए के साथ वो डिवाइड में आ जाएगा, इधर आएगा तो इधर क्या हो जाएगा T2 माइनस T1। समझ में आ गया, देख लो भैया, समझ में आ गया क्या, तो ये कंसेप्ट है यार, ये कंसेप्ट है। अब क्या करना है, इधर सुनो, चलो छोटा सा बस बच गया, उसके बाद आज ये पूरा चैप्टर खत्म है, ठीक है। इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेंगे थोड़ा सा अगर मिलता है तो। लास्ट एक छोटा सा टॉपिक ये बच गया है बच्चों, डियर स्टूडेंट, क्या उत्प्रेरक के कारण, जैसे देहली ऊर्जा, ठीक है, और आपका संकीर्ण ऊर्जा का प्रभाव, अभिविन्यास का इफेक्ट देखा हमने, एक और कारक होता है जो दर को प्रभावित करता है, ठीक है, और उसका कैसे इफेक्ट होता है सुनो, थोड़ा सा मात्र 2 मिनट का है, सुन लीजिए क्या है, ठीक है, बहुत जरूरी भी है। उत्प्रेरक, कैटेलाइट्स, क्या उत्प्रेरक क्या होता है, कैटेलाइट्स सुनिए। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो आकृति, बनावट एवं भार के दृष्टिकोण से अपरिवर्तित रहते हैं। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा एवं घटा सकते हैं, किंतु भार एवं बनावट के दृष्टिकोण से स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। और पूरा अभिकारक को उत्पाद में कन्वर्ट करने के पश्चात, अभिकारक जैसे उत्पाद में कन्वर्ट होता है, देखो अभिकारक के साथ संकुल बनाता है, कौन बनाता है संकुल, मतलब इसको बोलते हैं बच्चों, हम लोग बोलते हैं, इधर सुनिएगा तब समझ में आएगा आपको, होता क्या है इसका वो सुनिए आप क्या है। सपोज करो कि ये हमारा जो है बिना उत्प्रेरक के अभिक्रिया का पथ है, क्या है, अभिक्रिया का पथ है, अभिक्रिया का पथ, और बिना उत्प्रेरक के पथ है, और ये क्या चीज है हमारा, ये है इसका एक्टिवेशन एनर्जी है, क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है बच्चों। और यहाँ से अभिकारक जो है, यहाँ अभिकारक है और यहाँ किस में बदल जाता है, उत्पाद में, प्रोडक्ट में बदल जाता है। तो उत्प्रेरक क्या करते हैं, अभिकारक के साथ जो कैटेलाइट्स होते हैं, ये दोनों मिलकर के एक संकुल बनाते हैं,
ठीक है, इसके साथ मिल करके RC बना लेगा और ये RC जो है आगे चल करके ये क्या कन्वर्ट हो जाता है, C छूट जाता है अलग से, C छूट जाता है, C अलग छूट जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा P में। देख लो R प्लस C RC एंड C प्लस P CP। कैसे? रिएक्टेड है, अभिकारक है, ये हमारा उत्प्रेरक है, अभिकारक में उत्पाद हमने उत्प्रेरक मिला दिया और ये जो है एक संकुल बना लिया RC और ये आगे चलता है। उसके बाद लास्ट में क्या करता है, प्रोडक्ट बना लेता है। रिएक्टेड किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में, और C हमारा वापस से छूट गया। ये है। और इसका कंसेप्ट क्या है, एनर्जी में क्या कंसेप्ट है, जब हम उत्प्रेरक मिलाते हैं बच्चों तो यही उत्प्रेरक क्या कर देता है, इसके, ये देखिए इसको मैं डॉटेड लाइन से शो कर देता हूँ यार, अरे यार चलो ठीक है, ये देखिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये क्या है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में तो इसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, ये देखिए उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ये इतना ही है मात्र। ठीक है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में इतना है, एट अ प्रेजेंट ऑफ कैटालाइट्स, और बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में बदलना दोनों को किस में, उत्पाद में बदलना है। लेकिन ये क्या कर दिया, उत्प्रेरक हमने मिलाया तो वो एनर्जी, जितना एनर्जी लगना था उसको क्या कर दिया, कम कर दिया। समझ में आ गया? तो ये कंसेप्ट है यार, ये कंसेप्ट है मेरे भाई, ओके ना। और देहली ऊर्जा संक्रियण ऊर्जा में एकदम कॉमन अंतर है यार। जैसे कि एक टॉकीज है, ठीक है, मूवी थिएटर है, वहाँ मान लो हमारा 500 रुपया क्या चीज़ है, एक टिकट का है। अब मैं मान लेता हूँ कि मेरे एक दोस्त है और मैं जा रहे हैं दोनों, तो मेरे दोस्त के पास 500 रुपये है, तो टिकट क्या अवरोध है, गेट कीपर, गेट तो लगा रहेगा ना, गेट में तो रहेगा, वहाँ पे वो टिकट काटेगा, टिकट चेक करेगा, तो उसके पास 500 रुपये है इसलिए उसको अंदर जाने देगा, टिकट देगा। तो वही क्या है, ऊर्जा अवरोध है। कौन? वो जो चेक कर रहा है वो। और ऊर्जा कितना है, 500 रुपये। और मान लो मेरे पास कितना है, 300 रुपये है, मुझे 200 रुपये का हो सकता है, तो 300 रुपये मेरा क्या है, वो सामान्य ऊर्जा है, मेरा सामान्य पैसा है। लेकिन मुझे 200 रुपये की एक्स्ट्रा और ज़रूरत है, तो वो जो 200 रुपये है वो मेरा संक्रियण क्या है, संक्रियण ऊर्जा है, एक्टिवेशन, वो मुझे एक्टिवेट करेगा, फिर मैं जा पाऊंगा, तब जा करके ऊर्जा अवरोध क्या होगा, पार होगा। ओके ना। तो ये है डियर स्टूडेंट आज का पूरा कंसेप्ट। एंड अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन चाहिए इन पर, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर नीचे दिख रहा होगा, उस पर व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे दूंगा और प्रयास करूंगा, ट्राई करूंगा कि इसका भी कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा दूं। वैसे प्रीवियस न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा चुका हूं मैं, ठीक है।